आज की कहानी का नाम है ब्लैक साड़ी। आज की सुबह भी आस्था के लिए ज्यादा खास नहीं थी, सिवा इस बात के कि आज स्कूल की छुट्टी थी। भले ही कल उसे एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ेगी। रक्षित 3 दिन बाद पूरे समय के लिए घर पर था। भले ही बीमार था, आज उसके सास ससुर आ रहे थे उसकी शादी के पूरे 3 महीने बाद उससे मिलने। भले ही रक्षित और आस्था के अलगाव पर चर्चा करने के लिए, और आज उसे पूरा घर भी सही से सामान को सजाना था। भले ही वो कल इसे छोड़कर जा रही है। बुखार उतरा कुछ रक्षित को किचन में आता देख आस्था ने उसके लिए चाय चढ़ा दी थी। पता नहीं, बस सर दर्द कर रहा है, उसने दीवार के सहारे खड़े होते हुए कहा। तब तो तुम्हारी मीटिंग ही रात के 1 से 2 बजे खत्म हो रही है और सुबह तुम्हें फिर 7 बजे निकल जाना होता है ऑफिस। तो और होगा क्या, तो क्या काम छोड़ दूं? नहीं, आज संडे है, आज तो आराम कर लो जाकर। अभी 8 बजा है, 12 बजे तक मैं खुद जगा दूंगी, नींद पूरी हो जाएगी तो आराम रहेगा। नहीं, जरूरत नहीं इसकी, मैं जरा हेल्प करने आया था तुम्हारी। वो रात में माँ पापा आएंगे डिनर के लिए, तो मैं कर लूंगी मैनेज। अभी तुम चाय पीकर आराम करो जाके, बहुत सारा काम है। पर्दे भी बदलने पड़ेंगे, सोफे के कवर को चेंज करना होगा, साफ सफाई सारे घर की। वैसे तुमने काफी कुछ पहले से ही सेट रखा है इन 3 महीना में जब से यहाँ आई हो, लेकिन माँ पापा अभी एक ही बार नहीं आए तो चाहता है नहीं कि कोई कमी। जब मैं 3 महीने से मैनेज ही कर रखा है तो एक दिन और मैनेज कर लूंगी, कोई आफत नहीं हो जाएगी। वैसे भी कल के बाद तो गला थोड़ा भर गया था। आस्था का क्या वो महसूस नहीं कर पा रही थी कि रक्षित उसके साथ क्या कर रहा है? शादी के पहले महीने गुमसुम रहता था, दूसरे महीने चिड़चिड़ा करने लगा, और तीसरे ही महीने का दिया कि उसे अभी थोड़ा टाइम चाहिए उस रिश्तों को एक्सेप्ट करने के लिए, जो उसने एक बार में ही बिना फोटो देखे सिर्फ नाम सुनकर ही शादी के लिए हाँ कर दी थी। सारी सहेलियों में जलन पैदा हो गई थी कि इतना पागल लड़का इसे मिल कैसे गया, वो भी इतना ज्यादा स्मार्ट और अच्छी खासी पोजीशन वाला, जिसके लिए हर लड़की एक बार जरूर ट्राई करे। उसने नाम सुनते ही जब हाँ कर दी, तो अगर आस्था को करीब पा लिया तब क्या करेगा? उसने भी सभी को अंगूठा दिखाते हुए कहा था, यह होता है इंतजार का फल और अपनी मम्मी पापा पर भरोसा करने का नतीजा। माँ पापा आ रहे हैं, दरअसल दीदी से मिलने जा रहे थे। आज अपना फ्लैट रास्ते में ही पड़ता है और मुझे उनसे कुछ बात भी करनी थी। हमारे बारे में तो इसलिए देखो नॉर्मल चलता, तब तब तो ठीक था, लेकिन अभी तुम्हें सब करना पड़ रहा है, तभी पूछ रहा हूँ कि कोई दिक्कत तो नहीं होगी तुम्हें? मेरे मम्मी पापा आते आपको होती दिक्कत? नहीं, मुझे क्यों होती? मेरा जवाब मिल गया आपको, और आपकी चाय भी। उसने चाय का कप रक्षित को पकड़ा दिया और बोली, अब जाइए आराम करिए जाकर, यहाँ मेरा टाइम ना वेस्ट कीजिए। अभी पूरा घर झाड़ू पोछा करके फिट करना है, किचन तो सेट कर दिया है, डाइनिंग एरिया सजाना है, और जब यह सब काम हो जाएगा तो आप बस इतनी कृपा करिएगा, प्रभु के घर में चप्पल पहन के मत घूमिएगा। इतना कहकर वो किचन से जाने को हुई कि उसे फिर कुछ याद आया। एक काम खाली करना है आपको, मैं लिस्ट बना दूंगी और वह सारा सामान लाना पड़ेगा आपको, क्योंकि इतना सारा काम करने के बाद मेरी हिम्मत मार्केट जाने की नहीं बचेगी, और अगर तो चली भी गई तो रात को डिनर बनाने में बहुत ज़्यादा थक जाऊंगी, क्योंकि आज मेड से खाना नहीं बनवाऊंगी। फिर मुझे भी तो थोड़ा टाइम चाहिए होगा ना,
तैयार होने के लिए कि ऐसा ही जाऊंगी जंगली बिल्ली बनकर उनके सामने। मैं कह तो रहा हूँ कि हेल्प कर दूँ, आप मेरा काम ना बढ़ाओ। एक वो है जो सुबह से गैलरी ही नहीं साफ कर पाई, और एक आप जाइए और मुझे 10 मिनट में सोते हुए मिलना। मैं सारा काम निपटा के आपको मार्केट के लिए जगा दूंगी। और हाँ, दवाई खाना न भूलना। आस्था रक्षित के सामने ऐसी बात करके गई जैसे उसे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर ही अंदर वो कितना रो रही थी सिर्फ वही जानती है। रक्षित क्यों अवॉइड कर रहा है उसे, क्यों उससे दूर जाना चाहता है, यह सवाल उसने उससे पूछे भी खुद के बारे में। उसे सब कुछ बताया भी ना। उसने आज तक किसी और लड़के से चक्कर चलाया था ना। उसकी खूबसूरती में ही कोई कमी है। उसकी सैलरी भी रक्षित से कितनी कम है, जो मेल एगो जैसा ही कुछ होता, और वो रक्षित से ज्यादा सवाल जवाब भी नहीं करती थी। पता नहीं फिर भी क्यों श्वेता को जैसे ही उसके बचपन के दोस्त ने शादी के लिए प्रपोज किया था, वैसे ही उसने रक्षित से ब्रेकअप कर लिया था। इसका बदला लेने के लिए रक्षित ने उससे पहले शादी करने की ठान ली थी, इसलिए जैसे ही आस्था का रिश्ता आया उसने तुरंत हाँ कर दी थी। फोटो तक नहीं देखा था उसका। अब श्वेता 1 महीने से उससे माफी मांग रही है और दोबारा से रिश्ता शुरू करने को बोल रही है। वह कहती है कि उसे मालूम है वो आस्था से प्यार नहीं करता और उसके साथ खुश भी नहीं है, इसलिए किसी ऐसे रिश्ते में रहने के बजाय उस रिश्ते में आ जाएं जिसमें पहले से ही प्यार है। कुछ लोग बोलते हैं कि उसने श्वेता की गैर जरूरी और रोज बढ़ती जाती डिमांड की वजह से उसको छोड़ दिया, तो कुछ लोग बोलते हैं कि श्वेता ने रक्षित के लिए उसे छोड़ दिया। सही क्या है क्या नहीं ये रक्षित को नहीं मालूम, लेकिन शायद वो श्वेता को एक बार और मौका देना चाहता था। उसे दोबारा मौका देना सही है या नहीं, यही सोचते सोचते रक्षित सो चुका था। उसकी नींद तब खुली जब आस्था ने सामान की लिस्ट बनाकर उसे दोनों हाथों से उठाकर बिस्तर पर बिठा दिया था। जाओ जल्दी से तैयार होकर आ जाओ आप, मैंने कपड़े रख दिए हैं और किचन में देख लो आकर, फिर मैं भी जरा तैयार होकर आऊं। वो लोग 8 बजे तक आ जाएंगे, आप जाइए ना मैम, मैं देखती हूँ। इधर उसकी मेड ने कहा, ना बाबा, तुम्हारी हाइट तो बीच की दराज तक पहुंच नहीं रही। रोज की तरह आज भी अगर कुछ गिरा दिया गया तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। रक्षित 10 मिनट में तैयार होकर किचन में आ गया था मेड की हेल्प करने के लिए। सब कुछ देखे रहना। वैसे तो लगभग मैंने सब कुछ बना दिया है, लेकिन जो बाकी है उसमें मसाला या कुछ भी चाहिए तो खुद से उतार देना, तब तक मैं आती हूँ। अच्छा, कपड़े मैं क्या पहनूं, उसने जाते हुए पूछा। जिस तरह उसने रक्षित के लिए डार्क ब्राउन पैंट और ब्लैक शर्ट निकाला था, उसे भी उम्मीद थी कि रक्षित ने कुछ भी पहन लो जाकर। ओके, हाँ, कुर्ती सूट शरारा, इतने कपड़े में कुछ भी, बस साड़ी छोड़कर। रक्षित मेड के साथ मिलकर सारा खाना टेबल पर पहुंचा ही रहा था कि अचानक उसकी आंखों पर लाइट फ्लैश हो गई। जब उसने आंखों से हाथ हटाया तो आस्था दिखी, जिसने ब्लैक साड़ी पहनी हुई थी, जिस पर साइड में सिल्वर रंग के कुछ छोटी छोटी टिक्की और मोती लगे थे। सारी चिकनी होने की वजह से ही उस पर लाइट बढ़कर रिफ्लेक्ट हो गई थी, जो रक्षित की आंखों में लगी। आस्था मेज से खाना लेकर टेबल की तरफ चल दी, लेकिन रक्षित उसके कान में लटकते काले रंग के झुमकों, सीधे बालों में लगे टेढ़े मंगर खूबसूरत क्लिप और उसकी पतली कमर के झटकों को ही देखता रह गया। उसने एक गहरी सांस ली और टेबल की तरफ चल दिया जहां आस्था खाने की को सजा रही थी। रक्षित ने ध्यान से उसे देखा। उसके गले में मंगलसूत्र लटका रहा था, जो इस बात के लिए काफी था कि वो उसे छोड़ना नहीं चाहती।
भले ही उससे कितना ही कहे कि उसके बिना ज्यादा खुश रह सकती है। काफी हल्का मेकअप था लेकिन लाल रंग की लिपस्टिक ज्यादा लग गई थी। माथे पर छोटी सी बिंदी भी थी। काली काली मैम साहब किचन से आवाज आई। आस्था उधर चल दी तो रचित भी किसी टोने में बंधा हुआ था उसके पीछे चल दिया। वो सौंफ तो भूल ही गए निकालना। रुको निकालती हूँ। आस्था ने साड़ी का पल्लू कमर में खोस लिया और एडियो को ऊंचा उठाकर उठाकर दराज से सौंफ निकालने लगी। रचित उसकी कमर ताकता रहा। कितना फासला है उसकी कमर और रचित के हाथ के बीच, सिर्फ एक नौकरानी भर का। तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? देखो जाकर, वो लोग बस आते होंगे। रचित अचानक मेड से बोला तो वो दोनों उसे अजीब तरीके से देखने लगी। वो तो मेरी मदद कर रही है, आप यहाँ क्या कर रहे हो? जाइए आप रिसीव कीजिए ना उन्हें। आस्था की बात भी ठीक ही थी। उसे यहाँ होने के बजाय गेट पर होना चाहिए था, लेकिन वो आस्था के काले जादू में इस तरह फंस गया था कि उसे कुछ याद ही नहीं रहा। फोन पर अगर श्वेता का मैसेज न आया होता तो वो होश में भी नहीं आता। इतने बढ़िया खाने और इतना बढ़िया मेजबानी से खुश होकर रचित के पापा ने आस्था के हाथ पर शगुन के तौर पर 1100 रुपये रख दिए तो उसकी माँ ने अपना कंगन उतार के आस्था के हाथ में पहना दिए। तीनों ही जानते थे कि ये शादी की आखिरी रस्म थी। अब सारी रस्म में भी खत्म हो चुकी है और शायद शादी भी अब बात करने का कोई फायदा नहीं था। रचित ने फोन पर ही कह दिया था कि अब वह यह शादी नहीं चला सकता है, लेकिन उसके पेरेंट्स आमने सामने बात करने के लिए रचित के बुलाने पर यहाँ चले आए थे। उनमें काफी गुस्सा था। अगर वो अपनी बेटी के घर न जा रहे होते तो शायद यहाँ आते ही नहीं। तीनों के बीच चुप्पी देखकर आस्था ने ही अपनी सास से बात करनी शुरू कर दी और दोनों थोड़ी ही देर में ऐसे बात करने लगी कि जैसे माँ बेटी हो। बातों ही बातों में उन्होंने आस्था से कह दिया कि आगे से जब भी मिले साड़ी न पहने, क्योंकि वह इनमें काफी खूबसूरत लगती है मगर बहू जैसी, लेकिन उन्हें अपने बेटे के लिए एक और बेटी चाहिए। रचित साथ बैठा था। ये देख आस्था ने वहां से उठ जाना बेहतर समझा ताकि वो तीनों खुलकर बात कर सके। किचन साफ करने का बहाना बनाकर जब वह वहां से चली गई तो रचित के पापा ने उससे बात करनी शुरू की। क्या दिक्कत आ रही है तुम्हें? कितनी अच्छी लड़की है, कोई कमी भी नहीं है, तब फिर क्यों इतनी जल्दी? कोई कारण है तुम्हारे पास? रचित चुप रहा। क्या कोई कमी है इसमें बेटा? अगर हो तो बताओ, शायद हम कुछ कर सके, उसकी माँ ने उससे पूछा। लेकिन रचित तब भी चुप ही रहा। अब जवाब भी दोगे तुम? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? तो उसके पापा को थोड़ा गुस्सा आ रहा था। अब प्यास पापा, मैं पानी पीकर आता हूँ। रचित यहाँ से उठकर सीधा किचन में चला गया जहाँ आस्था काम में व्यस्त थी। उसने अपने बालों का जोड़ा बना लिया था और पल्लू कमर के किनारे दबा लिया था। आप यहाँ क्यों आ गए मम्मी पापा को अकेले छोड़कर? तुमने साड़ी क्यों पहनी जबकि मैंने मना किया था? क्योंकि शादी के दूसरे दिन के बाद से आज तक नहीं पहनी थी, फिर मुझे अच्छी लगी साड़ी तो पहले मेरी मर्जी। उसने अपने कंधे उचकाते हुए आगे कहा। लेकिन बस जा ही रही थी उतारने। क्यों? अरे मेरी मर्जी, सुना नहीं? मम्मी को बहू नहीं बेटी चाहिए। वैसे भी हमारी शादी सरवाइव नहीं करने वाली तो बेटी बनने में ही ज्यादा फायदा है। तो उनकी बातों को सीरियस ले लिया। उनकी बातों को भी। दूसरा, इस ब्लैक साड़ी में बहुत गर्मी लग रही है, इसलिए आप चलिए, मैं हल्का फुल्का कुछ पहन के आती हूँ। पागल हो क्या? इतनी जल्दी कौन फ्रैंकली होता है? हंसी मजाक तो सभी करते हैं, एटलीस्ट जब तक वो हैं तब तक तो
पर जहाँ तक तुम्हें करना चाहिए बस बाकी तुम्हारी मर्जी। ओके। डिनर के बाद आधे घंटे तक चारों साथ बैठे रहे। रचित तो कोई बात ही नहीं कर रहा था अपने पेरेंट्स से, लेकिन आस्था जरूर चहक रही थी उनके साथ। जब वह लोग जाने लगे तो रचित तो छोड़ने तक जाने ने लगा, लेकिन आस्था ने उन दोनों को थोड़ी देर और रुकने के लिए मना लिया और रचित को आराम करने की सलाह दे डाली। जब आपको बुखार है तो आप आराम करिए, जाकर दवाई बेड के पास रखिए, आप सो जाइए, मैं मम्मी पापा को छोड़ दूंगी। रचित अनमना सा थोड़ी देर के लिए बैठा रहा, लेकिन किसी को हिलता न देख उसने सोचा कि उसके जाने से ही शायद यह लोग चले जाएंगे, इसलिए वह उठकर कमरे में चला गया। अब कमरे में जाने के बाद भी उसे चैन नहीं पड़ा, क्योंकि अब तो तीनों और खुल के बात कर रहे थे और जितनी बार वह जाने के लिए खड़े हो रहे थे आस्था उन्हें बच्चों सी जिद करके रोक ले रही थी। तंग आकर रचित ने आस्था को कमरे में आने के बाद एसएमएस किया। जब उसने व्हाट्सएप मैसेज सीन नहीं किया तो उसने टेक्स्ट पर भी एसएमएस कर दिया, लेकिन वो देखती कहाँ से, वो तो बातों में ही बिजी थी। एक नज़र फोन पर डाली पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लगभग रात 12 बजे के बाद वो लोग वहां से निकले तो थकी थकी सी आस्था को और थकान चढ़ गई। दिन भर काम करने के बाद अब बस वो सोना चाहती थी। वह कमरे में जब पहुंची तो देखा रचित खिड़की के पास ही खड़ा था। अरे आप सोए नहीं अभी तक? दवाई खाकर सो जाना चाहिए था ना। उसने रचित को थोड़ा झिझक दिया। तुम मम्मी पापा को क्यों नहीं जाने दे रही थी? मुझे अच्छा नहीं लग रहा था उनके साथ। और किस लिए मेरा मैसेज क्यों इग्नोर किया? मैंने देखा नहीं था, तुमने फोन उठाकर चेक भी किया था? मैं यहाँ से सब देख रहा था, मेरी मर्जी, कहकर आस्था अलमारी की तरफ बढ़ गई। साड़ी अभी क्यों चेंज कर रही हो? अरे भाई वो लोग जा चुके हैं, अब क्या सारी रात यही पहन के रखूं मैं? पहले बिस्तर ठीक करो तब फिर चाहे कुछ चेंज करना। बिस्तर तो मैं ठीक। अच्छा। आस्था की नजर बेड पर गई जो पूरी तरह अस्त व्यस्त था, जब कि वो शाम को ही सब सेट करके गई थी। बेड की तकिया कुर्सी पर, चादर नीचे फर्श पर और पूरे बिस्तर पर बहुत सारी सलवटें पड़ी थी। किसने किया यह मुझे क्या पता, तुम सही करो ना, तब तक मैं कॉफी बनाकर लाता हूँ। यह क्या पागलपन है? कॉफी? सारी रात जागना है क्या? कॉफी वगैरह कुछ नहीं पीना आपको, बस दवा खाइए और सो जाइए, मैं बिस्तर फिर से ठीक करती हूँ। जब तक आस्था ने बिस्तर सही करके कमर सीधी की तब तक रचित कॉफी बनाकर ला चुका था। उसके मना करने के बावजूद वह भी 2 कप मैं नहीं पीने वाली और चाहती हूँ आप भी न पिए वरना नींद नहीं आएगी। वह शीशे के सामने खड़ी हो चुकी थी। वही तो मैं चाहता हूँ कि नींद ना आए। अब डिसाइड तुमको करना है कि तुम्हें जब दस्ती जागना है या कॉफी पीने के बाद। आराम से रचित कॉफी पीते हुए उसके पीछे ही खड़ा हो गया था। क्या मतलब? कुछ भी नहीं। रचित अपना एक हाथ उसकी कमर पर और दूसरे हाथ से उसके होठों पर कॉफी लगाते हुए कहा। आस्था अंदर से सिहर गई। काफी दिनों बाद उसे रचित ने इस तरह छुआ था, लेकिन इतना रोमांस पहले की चुबन में भी नहीं था। आप बैठिए, मैं चेंज करके पीती हूँ, उसने खुद को संभालते हुए कहा। अगर बैठना ही होता तो खिड़की पर इतनी देर से खड़ा क्यों रहता? उसने एक और घूंट कॉफी पी और कप को बगल में रख दिया। देखिए मुझे मेरा काम करने दीजिए। अच्छा, और तुमने जो मुझे एक ही काम नहीं करने दिया उसका क्या काम? तो छोड़ो, मम्मी पापा से बात तक नहीं कर पा रहा था मैंने तो नहीं रोका था ना आपको, तुम ही ने तो रोक रखा था मुझे। मैं कर चाहे जो भी रहा हूँ, मेरे दिमाग में तुम और तुम्हारी ये ब्लैक साड़ी और ये सुपर रोमांटिक नाइट, यही तो चीजें चल रही थी। उसने दोनों हाथों को आस्था की कमर पर फिसल जाने दिया। आप चाहते क्या हो?
उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। ए सुपर रोमांटिक नाइट। रक्षित ने आस्था की गर्दन को चूमते हुए कहा, मेरे पास ऐसी कोई भी सुपर रोमांटिक नाइट नहीं है। पहले से ही काफी देर हो चुकी है और मुझे सुबह उठकर अपनी पैकिंग भी करनी है। कहीं नहीं जाना है, समझी। उसने जरा से पीछे खींच के उसे खुद से सटा लिया और उसके पेट पर अपनी उंगलियों की पकड़ मजबूत करने लगा। नहीं, उसने कसमकसाते हुए कहा, मुझे सोने में देर हो रही है, कपड़े बदलने दीजिए। लेट मी डू दिस। कहते हुए रक्षक ने अपने दांतों से उसका पल्लू गिरा दिया। उसने तुरंत पल्लू संभालते हुए रक्षित को रोका। क्या कर रहे हो रक्षित, प्लीज मत करिए। अपने ही कहा कि रिश्ता नहीं चल पाएगा। अब आप ही कमजोरी दिखा रहे हो। और कमजोर किसने किया? तुमने ही ना। जब मना किया था साड़ी पहनने से तो क्यों पहना? लगा नहीं था इतनी ज्यादा खूबसूरत लगोगी, लेकिन तुमने तो मेरा ईमान, मेरी नियत सब हिला दिया। जहर लग रही हो तुम, जिसे मैं अपने होठों से लगाकर मर जाने को बेताब हुआ जा रहा हूँ। उसने आस्था के बालों को जूड़े से आजाद कर दिया और उनकी खुशबू को पीने लगा। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी परफॉर्मेंस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आपको दवा खानी चाहिए ताकि आपको राहत मिले। कुछ अब तक आस्था को भी नशा सा चढ़ने लगा था और उसकी आवाज़ धीमी होती जा रही थी। राहत तो अब तुम्हारे जिस्म में खोकर ही मिलेगी। रचित ने आस्था के बदन को इतनी आहिस्ते से साड़ी से अलग कर दिया कि उसे पता भी नहीं चला। आस्था भी पूरी तरह मुड़कर रचित की बाहों में समा चुकी थी। बहुत ज्यादा थकी होने की वजह से वो रचित को रोकना तो चाहती थी, लेकिन 15 दिनों से ज्यादा हो चुका था ऐसा कुछ भी हुए। इन 15 दिनों में आस्था रचित की एक प्यार भरी छुअन के लिए बहुत तरसी है, जितना आज रचित उसे पाने के लिए एक सुपर रोमांटिक नाइट के लिए तड़प रहा है। तो क्या इतनी आसानी से इन 15 दिनों का हिसाब बराबर हो जाएगा? नहीं। उसने रचित के मुंह पर हाथ रख दिया। कल मुझे स्कूल जल्दी जाना है, बच्चों की एक्स्ट्रा क्लास लेनी है, जल्दी उठना पड़ेगा। मैं तुमसे पहले उठकर टिफिन तैयार कर दूंगा और कॉलेज भी छोड़ दूंगा। रचित ने दोबारा से किस करने की कोशिश की। सो जाओ ना, उसने नखरा दिखाते हुए कहा। भूखा ही सुला दोगी क्या? अब जब जानवर को जगाया है तो उसे कुछ तो खाने को देना ही पड़ेगा। उसने उसकी गर्दन को चूमने की कोशिश करते हुए कहा। ना आस्था ने फिर उसके चेहरे पर हाथ रखकर उसे रोक लिया। इस बार जब उसने रोका तो रक्षित ने अपनी पकड़ ढीली कर दी और उसे छोड़ दिया। आस्था को लगा नहीं था कि वो उसे सच में छोड़ देगा, इसलिए वो थोड़ा परेशान हो उसके पीछे पीछे बेड तक गई। रक्षित अपनी शर्ट उतारने लगा तो आस्था जान गई कि अब वह लाइट बंद करके सोने जा रहा है, इसलिए आस्था वापस अपने कपड़े बदलने के लिए मुड़ी। अचानक से रक्षित ने उसकी गर्दन पकड़ के अपनी तरफ घुमा लिया और उसे वाइडली किस करने लगा। आस्था कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन उसकी बात रक्षित के होठों तले दब के रह गई। थोड़ी देर इसी तरह किस करने के बाद रचित ने उसके कमर को जोर से अपने हाथों में दबोचकर उसे बिस्तर पर गिरा दिया और खुद अपनी शर्ट की सारी बटनें खोलकर उस पर झुक गया। उसके बाल, उसके गाल, उसके आंखें, उसके होठों को पागलों की तरह चूमते हुए उसकी गर्दन को किस कर रहा था। उसका एक हाथ आस्था की कमर को नाप रहा था तो दूसरा हाथ उसके ब्लाउज के हुक की खोज में भटक रहा था। आस्था कभी सिसकियां, कभी आ भरती तो कभी करा उठती। पूरे कमरे में उन दोनों की गर्म सांसों के अलावा कोई और आवाज नहीं गूंज रही थी। दीवार घड़ी में 2:30 बजे थे। आस्था 10 मिनट में ही सो गई थी रक्षित की बाहों में। रक्षित ने सोचा कि आज उसे पूरी रात नहीं सोने देगा, लेकिन आस्था आज सारे दिन में पहले ही बहुत थक चुकी थी, इसलिए रक्षित ने उसे 2 बजे तक ही छोड़ दिया। आस्था तो सो गई थी, लेकिन रक्षित को जरा भी नींद नहीं आ रही थी। पता नहीं क्या क्या सोच रहा था।
शायद यह रात अब तक की सबसे हसीन रात थी उसकी जिंदगी की। वाकई में एक सुपर रोमांटिक नाइट जो इसकी सुहाग रात भी ना बन चुकी थी, उससे भी ज्यादा खास। सोचते सोचते उसकी नजर आस्था के मेकअप चेयर पर रखी ब्लैक साड़ी पर चली गई जो अंधेरे में भी चमक रही थी। उसके चेहरे पर नशा और मुस्कुराहट दोनों तैर गई। रक्षित आहिस्ते से बेड के पास रखे टेबल की तरफ सरका और एक हाथ से अपना फोन सरका लिया था कि उसके सीने पर सर रख के सोए। आस्था की नींद ना खुले। वैसे तो उसे अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा था कि आस्था जगने की अवस्था में हो ही नहीं सकती, फिर भी उसने धीरे से अपना फोन खोला। उस पर श्वेता के कई मैसेज थे। उसने श्वेता के नंबर पर क्लिक किया और उसे रिपोर्ट करके ब्लॉक मार दिया। फिर वैसे ही लेटकर आस्था को बाहों में कस लिया। पता नहीं कितनी देर तक, लेकिन कई बार वह आस्था के हाथों तो कभी उसके माथे को चूमता रहा। धन्यवाद दोस्तों।